जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड के आपदा प्रबंधन या झारखंड में आपदा प्रबंधन। इसमें आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन कैसे करेंगे और इसके लिए झारखंड सरकार ने कौन कौन सी कदम उठाई है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस सीरीज में। अगर आप लोग इसके पहले जो दो टॉपिक चला था, एक था झारखंड का जियोग्राफी और एक था झारखंड में पर्यावरणीय मुद्दे, तो हम लोग ये दोनों का लगभग पहला वाला जो जियोग्राफी था वो 20 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं और इन्वायरमेंट का जो इशू है, इन्वायरमेंट इशू हम लोग 5 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। और अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन की जो हम लोग क्लास लेंगे या जो डिस्कशन करेंगे, ये 2 दिन मतलब 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। और अगर आप लोग पहले वाले वीडियोज या टॉपिक नहीं देखे हैं तो उनको जरूर एक बार देख लीजिए, सब प्ले लिस्ट में बना हुआ है। तो आज हम लोग जो टॉपिक चर्चा करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किसका करना है? डिजास्टर, तो मतलब आपदा का प्रबंधन करना है। तो सबसे पहले आपदा क्या है वो देखना है। भारत के संदर्भ में भी देखेंगे कि आपदा क्या है, और झारखंड के संदर्भ में स्पेशली हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी आपदाएं हैं और इनकी क्या क्या मतलब मैनेज करने के लिए झारखंड सरकार क्या इसमें योजनाएं बनाई हैं या फिर क्या संरचनात्मक सुधार या संरचनात्मक संगठन बनाई, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आपदा किसको कहेंगे। तो आपदा को एक बार समझने से पहले हम लोग एक बार आपदा का थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कुछ ऐसी घटना घट रही है, वो तुरंत घट रही है और उसका हम लोग को पहले से चेतावनी नहीं मिलता है कि ये घटना घटने वाली है, और इस घटना के परिणाम स्वरूप मानवीय, पशु पक्षी, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी घटनाओं को हम लोग क्या कहेंगे? आपदा। मतलब बिना टाइम लगाते हुए, बिना पूर्व सूचना या बिना पूर्व चेतावनी का जो घटनाएं घटती है जिसके तहत जान माल की नुकसान होती है बड़ी मात्रा में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपदा। और ये आपदा जो है ये सिर्फ मानव निर्मित या प्राकृतिक नहीं है, ये दोनों से हो सकता है। मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक जनक भी हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें कि ये दोनों अलग कैसे होगा, अगर प्राकृतिक आपदा है तो प्राकृतिक आपदा क्या है उसको भी एक बार चर्चा करेंगे, और मानव जनित आपदा कौन कौन है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक आपदा में जैसे कि मान के चलो भूकंप आ रहा है, भूकंप आने एक तो तुरंत क्षण भर में आ जाता है और इसका कुछ सूचना भी नहीं मिलती है ज़्यादा। तो क्या है भूकंप? क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन, जैसे कि हम लोग हिमालय क्षेत्र में या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट में हम लोग आए दिन देखते हैं न्यूज में कि वहाँ भूस्खलन हुआ रहे। मतलब भूस्खलन क्या होता है? पहाड़ की ऊंची चोटी में अगर कोई जो वहाँ से पत्थर है या मलबे है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर नीचे आ जाता है तो उसको हम लोग भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन हम लोग देख लिया। अब है कि भूकंप देखे, भूस्खलन देखे, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब क्या है? आपदा है। अब मानव निर्मित में क्या होता है? मानव निर्मित में अगर हम लोग देखें तो जैसे परमाणु बम हो रहा है तो उसमें अगर रेडिएशन हो रहा है या उसका कुछ मतलब अचानक विस्फोट हो रहा है, जैसे भोपाल गैस, त्रिशाब्दी, इस टाइप से गैस, तो ये सब क्या, ये मानव निर्मित आपदा है। तो ये हम लोग आपदा देख लिए, मानव निर्मित भी देख लिए और प्राकृतिक भी देख लिए। दोनों एक दूसरे को मतलब जैसे कि मान के चलो भूकंप हो रहा है, ये तो मान लिया ये प्राकृतिक है, लेकिन इंसान भी इसकी जो तीव्रता और बारंबारता को बढ़ाने में बहुत योगदान देती है, और इसलिए मतलब एक दूसरे को हम लोग संपर्क मतलब संपूरक मानते हैं। जो जितने भी आ रहा है भूकंप आ रहा है तो ये सब, ये भूकंप का भी कुछ ना कुछ मानव जनित उसमें कुछ प्रेरित करता है। जैसे कि मान के चलिए डैम बना दिए, पर्वत क्षेत्र में डैम बना दिए, वहां से जब उस भूमि का जब भारी मतलब उनके जो क्षमता है, क्षमता से अधिक वहाँ लोड होगा तो क्या होगा? हलचल होगी, और हलचल होगी तो एक बहुत बड़ा भूकंप हो सकता है। और जब भूकंप होगा तो क्या होगा? एक उनके जो पर्वत के नीचे या उस रास्ते में जो भी मिलेगा उसको क्या करेगा? बाढ़ में जलमग्न हो जाएगा।
तो इस तरह से मतलब मानव भी जो प्राकृतिक आपदा है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो हम लोग ये देख लिए हैं कि आपदा क्या है, आपदा को प्राकृतिक रूप में कौन कौन सा है और मानव निर्मित कौन है, ये भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि आपदा में भी जैसे भूमि से संबंधित अगर कुछ आपदा है तो भूमि से संबंधित आपदा में क्या होगा, भूकंप होगा, भूस्खलन, ये सब होगा। जैविक से संबंधित होगा तो जैविक संबंध में जो होगा वो क्या है, जैविक में जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया, ये क्या है, डिजीज हुआ, ये जैविक रूप से हो रहा है। तो ये फिर कोई जैविक बम मतलब कोई मतलब होता है ना कि जिस तरह से मतलब बम बनाया जाता है उसमें कुछ बैक्टीरिया इस टाइप से या कुछ इस टाइप से वायरस डाल दिया जाएगा जो पूरे मानव जाति के लिए वो खतरनाक होगा। तो ये सब क्या होगा, एक जैविक आपदा होगा। तो ये सब हम लोग देखें। तो अब हम लोग को ये देखना है कि इतना जो आपदा है तो क्या भारत सच में आपदा से ग्रसित है या आपदा प्रभावित क्षेत्र है भारत में। तो इसको देखने या समझने से सबसे पहले हम लोग का है कि अगर भारत का जो हम लोग भूगर्भिक संरचना को देखें या फिर भू आकृतिक संरचना को हम लोग देखे हैं तो हम लोग उसमें देखे थे कि जहाँ पे भूगर्भ, जहाँ आर्कियन चट्टान या वो सब नहीं है, जहाँ पे जमीन कम मजबूत है, जहाँ हल्का है, वहाँ क्या होता है, नीचे से भूकंप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं फिर आए दिन हम लोग आसाम हो या फिर बिहार हो या केरल, ये सब क्या है, बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ भूस्खलन की या फिर बादल फटने की, जैसे केदारनाथ में हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब है आपदा। तो ये सब को प्रबंधन करने के लिए भी एक संगठन की बनाई गई थी और वो 2005 में बनाया गया था। एक्चुअली जब इंडोनेशिया के आसपास जब भूकंप आया तो उस टाइम क्या हुआ कि जो सुनामी है, सुनामी हम लोग के भारत में बहुत पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। तो उसको देखते हुए फिर भारत सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन का गठन करता है। ऐसा पता है कि जब तक चोट ना पड़े तब तक समझ में नहीं आता। वही चीज़ है जब भारत को लगा कि हाँ कि आपदा जैसी कुछ घटनाएं भी भारत में हो रही, तो उसके लिए फिर प्रबंधन करने के लिए एक्ट बनाया गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत का जो भौगोलिक अवस्थिति है इसमें आपदाओं का एक अच्छा संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये हम लोग भारत के संदर्भ में देखें। अब हम लोग झारखंड के संदर्भ में देख लेते हैं कि झारखंड में आपदा प्रबंधन का क्या योगदान है। आपदा प्रबंधन क्या सच में जरूरी है झारखंड में, क्या झारखंड में सच में आपदाएं आती है। तो झारखंड का जो आपदा है कुछ अलग होगा क्योंकि वो क्षेत्रीय स्तर से होगा। तो झारखंड की आपदाओं में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ जैसे माइनिंग है, तो माइनिंग में क्या, तो माइनिंग में भी आपदाएं बनी रहती है, चाहे वो मतलब ऊपर में मतलब आप जो माइनिंग में है वो बाहर में रहें या अंदर ये मतलब माइनिंग के अंदर रहें, तो घटनाएं मतलब एक डर बनी रहती है, एक आपदाएं बनी रहती है कि अभी भी वो भूस्खलन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। कभी कभी माइनिंग में ये भी होता है कि जब पानी भर जाता है तो वहाँ दिक्कत होती है, आग लग जाना, जैसे झरिया के खान या रामगढ़ के खान में आग लगा हुआ है। तो ये सब क्या है, एक आपदाएं हैं। इससे आसपास के क्षेत्रों के जान हमेशा संकट में रहते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ कोयला क्षेत्रों में हुआ, माइनिंग क्षेत्रों में हुआ। बाकी झारखंड में भूकंप है लेकिन भूकंप की मात्रा उतनी नहीं है क्योंकि हम लोग का जो 90% है आर्कियन चट्टान है, और आर्कियन चट्टान जहाँ भूगर्भिक संरचना में आर्कियन चट्टान है तो इसका मतलब वहाँ भूकंप उतना नहीं होगा बाकी दूसरे चट्टान के क्रम में। तो लेकिन झारखंड का जो हम लोग का इधर जहाँ पे कहाँ बोलेंगे, जहाँ पे जो साहेबगंज साइड हुआ, गोड्डा साइड, वो सब क्या है, गंगा नदी बेसिन वाला क्षेत्र है, वहाँ पे तो आर्कियन क्षेत्र उतना नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग भूकंप की जो ये देखते हैं इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए झारखंड का जो सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र जो है वो हम लोग का साहेबगंज और गोडवा क्षेत्र ही है, गोड्डा सॉरी। तो ये हम लोग देखें। अब देखिए झारखंड में क्या है कि यहाँ वृक्ष बहुत है, वन जंगल ज़्यादा है। तो वन जंगल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो गर्मी के सीजन में यहाँ वन में आग लगने की एक आम बात है। ये प्राकृतिक रूप से भी लग सकता है, जब पुराने पेड़ में जब घर्षण होगा तो भी एक आग की उत्पन्न होती है, और जब पुराना पेड़ से ही आग की जो मैच्योरिटी
जो मेच्योर पेड़ होता है उसमें आग की ज्वलनशीलता ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखे होंगे अगर कोई लकड़ी का अगर कोई चूल्हा पहले यूज करते हैं उसमें देखा जाता है कि जो इसका जो मतलब पेड़ का जो लकड़ी का जो अंदर वाला है एकदम मेन कोर पोजीशन वो जल्दी जलता है एज कम्पेयर टू उनके बाहर का जो ये है बाहर के कंपेयर में। तो ये हम लोग देखे होंगे। तो इसलिए मतलब लकड़ी जो पुराना लकड़ी या पुराना वृक्ष है वो ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। तो मतलब एक वन अग्नि का और एक दूसरा कारण ये भी है क्योंकि झारखंड में महुआ है तो महुआ क्या उस टाइम आती है तो महुआ इकट्ठा करने के लिए भी जंगल में आग लगाया जाता है। ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये भी होता है कि जो जनजाति क्षेत्र ये जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे लोगों को इस जमीन को जलाकर एज ए खूंटकट्टी प्राप्त करने के लिए वहाँ पे भी मतलब वन में आग लगाया जाता है। तो ये भी एक घटना आपदा के रूप में जाना जा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग वनाग्नि देखिए, माइनिंग देखिए, कोयला क्षेत्र देखिए। अभी वर्तमान में हम लोग झारखंड में और एक नए जो आपदा दिखाई दे रहा है वो है हाथियों का आक्रमण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम क्योंकि यहाँ हर साल लगभग 108 या 110 आदमी की मृत्यु हाथी के कारण हो रहा है। हाथी के चलते अकारण या मतलब उनका मृत्यु नहीं होने की स्थिति में भी मतलब आकस्मिक मृत्यु हो रही है। तो ये क्या है मतलब एक मतलब ज़्यादा ही इसको अब आपदा के रूप में आ रहे हैं, इसको ज़्यादा ही डरवाना हो रहा है। तो ये हम लोग देखें। अब हम लोग जो देखें इसको एक बार लिखेंगे ताकि जो हम लोग लिखेंगे तो मेंस के लिए अच्छा है या फिर जो समझने के लिए अच्छा है। अब ये इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें पीटी के लेवल में क्या पूछने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। हमारा या मेरा पढ़ाने का या समझाने का यही है कि जो एक बार जो जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जब रखेंगे तब वो उसको हम लोग जल्दी याद रख पाते हैं। थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ बाकी टीचरों से। हर एक का पढ़ाने का अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो और जितने भी सर है सबका वो अपने लेवल में बेस्ट है। तो हर एक स्ट्रेटेजी अलग है और मेरा कुछ इस टाइप से ही रहेगा कि मैं जो भी टॉपिक होगा उसको पहले मैं अच्छा समझाऊंगा, उसके बाद उसमें लिखना है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है उसको लिखना है। तो चलिए अब हम लोग जितना चर्चा की उसको एक बार थोड़ा संक्षेप में लिखते हैं। चलिए जो हम लोग शुरू किए तो उसको एक बार हम लोग देखते हैं लिखते हुए कि जो जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखना भी जरूरी है। तो आपदा प्रबंधन जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा किया। अभी आपदा प्रबंधन हम लोग का क्या प्राकृतिक रूप से भी होता है और मानव जनित भी होता है। मतलब ये दोनों तरीके से होता है। प्राकृतिक प्लस मानव जनित दोनों तरीके से होता है, हम लोग देख लिए हैं। अब इसमें चर्चा करना है कि झारखंड में विभिन्न आपदाएं कौन कौन सी है। दिख रहे हैं ना? तो झारखंड में विभिन्न आपदाएं तो इनमें से झारखंड विभिन्न आपदाएं जैसे सूखा बाढ़ होगा। एक सूखा बाढ़ क्या होगा? ये प्राकृतिक होगा कि मानव निर्मित? मानव जनित प्राकृतिक होगा। फिर खनन दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, फिर इधर हम लोग देखते हैं हाथियों का आक्रमण। हाथियों का आक्रमण अभी हो रहा है ना, ज़्यादातर अभी देखने को मिलता है कुछ सालों से हाथियों का आक्रमण। फिर लाइटनिंग जो त्वरित चालक के कारण जो हर साल लोगों की जान जा रही है वो भी एक है लाइटनिंग त्वरित वाला। बिजली गिरना, जंगलों में आग लगना,
जंगलों में आग लगना, भूकंप, और कौन कौन सा है, रासायनिक दुर्घटना। ये सब क्या है, हम जलवायु परिवर्तन भी लिख देते हैं। ये सब क्या है, आपदाएं जो झारखंड में होती हैं। तो इसमें से हम लोग को थोड़ा बहुत सबको देख लेना है कि किसके प्रति क्या चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे आज वो सूखा के बारे में। किसके बारे में, सूखा। तो सूखा में इम्पोर्टेंट ये है कि सूखा जो है, सूखा की समस्या झारखंड में मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या है, मानसून पर ही हम लोग निर्भर रहते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए। तो इसलिए क्या होगा, सूखा का यहाँ एक सामान्य से मतलब देखा जाता है हर 2 साल 3 साल में। इस साल भी सूखा के लिए मतलब कोई जिलों में मांग की गई थी कि जिलों को सूखा घोषित की जाए। तो ये सब क्या होता है, ये मतलब झारखंड में सूखा मतलब एक आम बात हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं सूखा वाले में फिर। तो सूखा के लिए एक्चुअली सूखा क्या है, सूखा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा अगर किसी नॉर्मल वर्ष में जितना बारिश होती है उससे 25% कम होती है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सामान्य सूखा। लेकिन वही 25 से 50% कम वर्षा हो तो हम लोग उसको मध्यम सूखा कहते हैं, और 50% से कम वर्षा हो तो हम लोग उसको गंभीर सूखा कहते हैं। मतलब वर्षा अगर 25% कम हुआ, अगर 25% कम हुआ तो उसको सामान्य सूखा, ठीक। अगर 25 से लेकर 50% कम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 25 से लेकर अगर 50% कम होता है तो हम लोग उसको मध्यम सूखा कहते हैं। थोड़ा काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सराउंडिंग की आवाज़ आ रही है, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। और जो 50% से ज़्यादा अगर आ रहा है, 50% से ज़्यादा बारिश की मात्रा में कमी हुई तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गंभीर सूखा। तो हम लोग देख लिए सूखा मतलब सूखा को कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा सूखा है, सामान्य सूखा है, मध्यम सूखा है या गंभीर सूखा। तो अगर देखा जाए तो झारखंड में सूखा जो 24 जिलों में सूखा जो घोषित किया गया था, सूखा घोषित किया गया था 2010 में। 2010 में झारखंड के 24 जिलों में सूखा घोषित कर दिया गया था, और इसमें सामान्य वर्षों से कितना 47% रेनफॉल कम हुआ था। मतलब 47 मतलब कौन सा, मध्यम सूखा वाला में आ गया था, वही था ना, सॉरी, दिख रहा है अब। तो झारखंड में जो 24 जिलों को जो सूखा घोषित किया गया था वो कब किया गया था, 2010 है, ठीक। 2010 को सूखा घोषित किया गया था, जिसमें 24 जिले में सूखा की कम हुई थी। और उस वर्ष मतलब 2010 में जितना अमूमन बारिश होती है उसका सिर्फ 47% मतलब कम हुआ था, मतलब कि 53% ही उस साल बारिश हुई थी। तो हम लोग सूखा के बारे में देख लिए, सूखा क्या होता है। अब सूखा के उपाय के बारे में हम लोग समझते हैं, उसको लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको अगर सूखा अगर कोई क्षेत्र है तो सूखा को कैसे हम लोग उसके उपाय सोचेंगे। अगर मान के चलिए आपके पास खेत है और खेत में सूखा है तो उसका कैसे वहाँ पानी उसमें वहाँ रखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बांध बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ पानी आए। वाटर सेट का प्रबंधन करेंगे ताकि जल का जो वाष्पीकरण कम हो। तालाब का निर्माण करेंगे, मवेशियों का प्रबंधन करेंगे कि वो लोग भी थोड़ा मतलब उतना पानी कंज्यूम ना करें, तो इसलिए वो लोग के लिए अलग से हो सके बना देंगे। मृदा संरक्षण तकनीकी अपनाना है ताकि जो मृदा का अगर संरक्षण करेंगे मतलब उसमें पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा। या फिर मिट्टी में जो सूखा जो ह्यूमस है उसको रोकने के लिए मल्चिंग विधि या फिर वहाँ मतलब इस तरीके से ढकना है ताकि वहाँ का जो मिट्टी पर ज़्यादा वहाँ पे सूरज की रोशनी न गिरे और वाष्पीकृत होने से बचा जा सके। वर्षा जल का संग्रहण करना, सिंचाई तकनीक का उन्नत करना, वृक्ष की जो कटाई है उसको कम करना। तो ये सब क्या है, उपाय है सूखा से।
तो ये सब इम्पोर्टेंट मतलब ये सब अपने से भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, तो इस सब को लिखना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। आप लोग इतना कॉमन सेंस है, आप लोग खुद इसको यूज कर लीजिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है पीटी में या वनडे एग्जाम में, फिर भी अगर पूछ दिया तो ये ईजी क्वेश्चन में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कि सूखा है तो सूखा को कैसे संरक्षण करेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग बाढ़ से संबंधित। तो सूखा हो गया इतना ही, सूखा को थोड़ा बारिश भी करवा देते हैं, ठीक है ना। तो बारिश मतलब बाढ़ ना, बाढ़ से संबंधित हम लोग क्या देखे हैं, जो बाढ़ से है मतलब बाढ़ मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जलमग्न हो जाना, वही बाढ़ है। चाहे शहरी क्षेत्र में होगा तो शहरी बाढ़ कहेंगे, और ऐसे नेचुरल जो नदी के किनारे रहेगा तो बाढ़ होगा, सामान्य बाढ़। तो हम लोग बाढ़ वही है। लेकिन झारखंड के अगर देखें तो झारखंड में बाढ़ किधर ज़्यादा होगा, झारखंड में अगर बाढ़ होगा तो सबसे ज़्यादा किधर होगा झारखंड में बाढ़, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, इधर वाला हम लोग का कौन सा है, साहेबगंज हुआ। तो मतलब ये गंगा नदी इधर से बहती है ना, तो गंगा नदी वाला जो बेसिन है वहाँ पे सर्वाधिक बाढ़ की मात्रा होती है, क्योंकि वहाँ पे हर साल बाढ़ आता रहता है। तो उसी के अनुसार झारखंड में भी बाढ़, हम लोग को सबसे ज़्यादा जो बाढ़ से प्रभावित दिखाई देता है वो हम लोग का कौन सा क्षेत्र होगा, साहेबगंज, गोड्डा, ये सब क्षेत्र होगा। साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, ये सब कौन सा क्षेत्र होगा, झारखंड राज्य में बाढ़ से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो रहेगा। अगर झारखंड राज्य प्रभावित इसका देखें तो टोटल जो प्रभावित क्षेत्र है टोटल 11 जिले हैं, 11 जिले प्रभावित है। तो बाढ़ समझ में आ गया, इसने कितना जिले प्रभावित है वो भी देख लिए। अब इसमें और एक पॉइंट देखते हैं कि सर्वाधिक प्रभावित, ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो पूछे कितने प्रभावित जिले हैं, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो उसको हम लोग देखते हैं, सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है हम लोग देख लें ना, इधर ज़्यादा बाढ़ आने के इसका हम लोग कारण देखें, इधर से नदी जाती है इधर से, और कहाँ जाती है, गंगा नदी में मिलती है। तो हम लोग को हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट से याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो याद अपने आप हो जाएगा, फिर वहाँ भूलने का कोई संभावना ही, गुंजाइश ही नहीं बनता। चाहे आप 5 साल 10 साल 15 साल कभी भी आप एग्ज़ाम दीजिए, या जब अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाइएगा तो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि इधर बाढ़ आएगी तो क्यों आएगी, वहाँ कारण है क्योंकि वहाँ गंगा नदी है इधर। तो इसलिए सर्वाधिक, अगर सूखा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सूखा सबसे ज़्यादा होगा हम लोग का पलामू, तो इसको भी थोड़ा लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे तो सूखा में अगर सर्वाधिक यहाँ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा, सूखा में पलामू, गढ़वा, यही सब होगा ना। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इधर हम लोग का आर्कियन क्षेत्र है, साथ ही साथ ये झारखंड का ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। तो क्या होगा, इधर तो बारिश कम होती है, बारिश कम होगी प्लस धूप यहाँ ज़्यादा है, महाद्वीपीय प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ सूखा ज़्यादा होगा इस क्षेत्र में। तो हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट से हम लोग को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। अगर यहाँ बाढ़ ज़्यादा आ रही तो इसका पीछे लॉजिक क्या है उसको हम लोग को समझना है। अगर पलामू क्षेत्र में सूखा हो रहा है तो इसके पीछे का लॉजिक को हम लोग समझना है, तभी मतलब पढ़ने में समझने में मज़ा आएगा। तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा वाला, ये वाला कौन कौन सा होगा, इधर गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ ना। तो दुमका से ही शुरू करते हैं, दुमका, गोड्डा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़, यही है, ये सबसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ से। और ये ठीक है, लेकिन बाढ़ से इधर जो उत्तरी कोयल वाला है ना, उत्तरी कोयल वाला भी प्रभावित है, ऐसा नहीं है कि उधर ही है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि पलामू और गढ़वा जिले बाढ़ के कारण सर्वाधिक यहाँ धान की फसल पर प्रभाव पड़ता है, धान की फसल पर सबसे ज़्यादा कहाँ प्रभाव पड़ता है, पलामू और गढ़वा क्षेत्रों में। 2008 में सर्वाधिक जो आकस्मिक बाढ़ आया था, कहाँ पे आया था, हम लोग का साहेबगंज में। 2008 में सर्वाधिक आकस्मिक
कहाँ हो रहा है, साहेबगंज में, साहेबगंज में हो रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ जैसे कि बाढ़ में हम लोग क्या चर्चा किए थे, बाढ़ नदी का या जल का भरा होना ही बाढ़ है, चाहे वो नदी के तटीय समीप क्षेत्र में हो, किनारे में हो, या फिर शहरों में हो। शहरों में भी अगर पानी का भराव हो गया किसी क्षेत्र में तो उसको भी हम लोग बाढ़ कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे शहरी बाढ़। जैसे शहरी बाढ़ हम लोग कभी चेन्नई में सुनते हैं, बेंगलुरु में सुनते हैं, तो उसी तरह से जो दिल्ली में पहले होता था अभी नहीं है, तो उसी तरह से झारखंड में भी जमशेदपुर और रांची में जब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पे भी पानी भर जाता है। और यहाँ पानी भरने के कारण नदी नहीं है, बल्कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाला है, नाला को सही तरीके से सुनियोजित तरीके से उसको निकासी नहीं की जाने के कारण यहाँ पे शहरों में बाढ़ होती है। तो इसलिए जो हम लोग का जो दो जगह है जहाँ पे शहरी बाढ़ हम लोग को दिखाई देता है, वो कहाँ पे है, रांची और जमशेदपुर में। शहरी बाढ़ कहाँ पे, शहरी बाढ़ हम लोग का रांची और JSR, RNC रांची होता है, JSR जमशेदपुर, याद रखने मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आगे चलते हैं हम लोग, बाढ़ भी देखिए। तो बाढ़ से मैनेज कैसे करेंगे, अगर इसका उपाय बताए, क्वेश्चन में पूछ दे कि बाढ़ के उपाय बताइए, तो उपाय क्या होगा, जहाँ नदी से जहाँ पानी अगर वो स्थल की ओर आ रहा है तो उस वहाँ पे बाउंड्री कर दिया जाए ताकि पानी बाहर ना निकले। साथ ही साथ पेड़ पौधे को हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा नदी किनारे। इससे होने से क्या होगा कि जो पेड़ पौधे रहेंगे नदी किनारे वो जल की प्रवाह को थोड़ा रोकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जाने देंगे। तो इससे क्या होगा कि नदी का जल स्तर एक मतलब बैलेंस बना रहता है। साथ ही साथ जो शहरी जो बाढ़ है उसको रोकने के लिए जो निकासी प्रणाली है उसको बेहतर सुनियोजित तरीके से बनाने की आवश्यकता है। तो ये सब क्या है, बाढ़ के उपाय। तो हम लोग अभी तक दो देखे, सूखा और बाढ़। अब देखेंगे जंगल में आग। जंगल में आग, इसमें एक्चुअली उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जंगल में एक ये लगभग झारखंड के सभी क्षेत्रों में मतलब सामान्य बात है। ये महुआ तथा साल का जो क्षेत्र है उसमें ये ज़्यादातर वहाँ देखी जाती है। लेकिन जो मेनली जो बुक में मानता है या जो एग्ज़ाम में पूछेगा तो उसमें हम लोग जंगल की आग की जो घटना है और सिर्फ 9 जिले में ही हम लोग चर्चा करेंगे। कितने ज़िले में, 9 जिले में। और जंगल की आग जैसे रीजन क्या बताया था कि जब महुआ होता है वो सब इकट्ठा करने के लिए होता है। और या फिर जब पर्यटन कभी एक जगह से दूसरे लोग जाते हैं तो कभी कभी जो पर्यटक है वो लोग बदमाशी करते हैं और वहाँ पे माचिस से आग लगा देते हैं, तो इससे भी जंगल में आग लग जाता है। आप लोग आए दिन सुने होंगे, या फिर जो मकर पर्व के आसपास जो होता है पर्व त्योहार या फुटबॉल का जब खेल होता है तो उस टाइम क्या होता है कि लोग मतलब बदमाशी करते हैं, उसको आग लगा देते हैं, तो वही जो आग फैलता है फिर ये जंगल को तबाही कर देता है। तो इस तरह से भी होता है, तो वो सब भी एक है। दूसरा है कि जो वृक्ष, जो वृद्ध वृक्ष है वो भी प्राकृतिक रूप से आग लग जाता है। तो जंगल में जो आग की घटनाएं मेनली 9 जिलों में होती हैं। जंगल में आग की घटनाएं, जंगल में आग की घटनाएं कितने जिलों में हो रहा है, 9 जिलों में हो रहा है जंगल में। तो हम लोग देख लें इसका कारण क्या है। अच्छा, 9 जिलों, इसको हम लोग अलग से लिख देंगे बाद में, जितने भी ज़िले हैं सबको एक टेबल बना देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी समझते हैं कि कारण समझ गए, इसका उपाय क्या है। मान के चलिए अगर जंगल में आग लग रहा है तो उसका उपाय है कि सबसे पहले जो वृद्ध वृक्ष है उसको काटना है और नए नए वृक्ष उगाना है। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो ज्वलनशीलता, जी जंगल की जो या वृक्षों की जो ज्वलनशीलता है वो कम होगी, तो आग जो प्राकृतिक रूप से लगता था वो नहीं लगेगा। दूसरा है कि जो पर्यटकों को ये समझाना होगा या फिर ये जागरूक करना है कि आप लोग की एक गलत कदम से पूरा जंगल राख हो जाता है, तो ये समझाने मतलब जन जागरूकता करना है। साथ ही साथ जो महुआ वो लोग का कुछ उस टाइप से करना है, या फिर जो पेड़ पौधे होगा तो उसको एक जगह इकट्ठा करके आग लगा दीजिए ताकि मतलब जो जंगल में आग ना लगे और आप अपना भी काम निकल ले, ये भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आग और लग रहा है तो जैसे जंगलों के बीचों बीच रास्ता बना दीजिए, तो क्या होगा अगर जो गैप है, मान के चलिए अगर ये जंगल है, जंगल के बीच में इस टाइप से 2 भागों में 2 रास्ता बना दिए या कैनल बना दिए, जो भी हो, तो इधर अगर आग लग भी जाता है तो इधर पानी नहीं होगा क्योंकि ये बैरियर के यहाँ काम करेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं जंगल में आग लगने से बचाने के लिए।
तो ये सब क्या है, मतलब जंगल में जो आग लगती है उसको बचाने का उपाय है। तो यहाँ तक साथ में अगर जंगल में आग लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। और जो वाचिंग होता है, फायर टावर वॉच स्टेशन जिसको बोला जाता है, फायर टावर वॉच स्टेशन, इसमें होता है कि जंगल के बीच कहीं एक बड़ा सा ये कर दिया, पिलर बना दिया, वहाँ पे घर टाइप का बना दिया और वहाँ से देखते रहना है कि कहाँ पे मतलब कहाँ पे आग लगी है या क्या हुई है। तो सब देखना है, ये सब कम करना है। साथ ही साथ अगर जब ऐसे जो वन रक्षा कर्मी है वो लोग को भी ध्यान देना है कि कम से कम जंगल की नष्ट हो। तो ये सब क्या है जंगल के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं खनन दुर्घटना के बारे में। किसके बारे में? खनन दुर्घटना। ये झारखंड में मतलब जितने भी माइनिंग्स एरिया में कमोबेश हर माइनिंग्स एरिया में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक्चुअली झारखंड में क्या है कि भारत का लगभग 38% खनिज है। तो खनिज है तो उसका उत्पादन भी करेंगे, क्योंकि भारत सरकार उतना नहीं चाहेगी कि हम लोग खनिज अगर हमारे देश के अंदर ही है तो दूसरे देशों से मंगवाएं। तो इसके चलते क्या होगा, माइनिंग करेंगे। और माइनिंग जब अनियोजित तरीके से होती है तो वहाँ पे एक प्राकृतिक आपदा के कारण बन जाता है। जैसे कि भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध कोयला खान है जो झरिया कोलफील्ड, वहाँ 1880 के दशक से ही आग लगी हुई है। और रामगढ़ खदान में भी आग लगने की समस्याएं देखने को मिलती है। आए दिन आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि झरिया बोकारो के आसपास क्षेत्र में कहीं एक महिला जा रही थी पूजा करने के लिए और बीच में ज़मीन धंस गया और जो महिलाएं हैं अंदर घुस गई और उस गड्ढे से धुआं निकल रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि जो नीचे जो है माइनिंग के चलते नीचे पूरा खोखला कर दिया गया ज़मीन को, और जब उसमें भराई सही से नहीं हो पाता माइनिंग्स की, तब तो वहाँ से गैस बनता और वही जब मतलब खाली हो जाता है तो क्या होता है कि मान के चलिए माइनिंग है, ठीक, ये वाला क्षेत्र है माइनिंग, ठीक, यहाँ से इधर से पूरा खोदा हुआ है, यहाँ तक पूरा खोदा हुआ है, इधर इंसान है, पेड़ पौधा सब है इसमें। लेकिन ये इसको जब माइनिंग पूरा हो गया तो इसको भरते नहीं है, और जब नहीं भरते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, गैस बना हुआ रहता है। लेकिन जब ये पतला हो जाता है और यहाँ पे कोई आ जाता है तो क्या वो दाब के अंदर चला जाता है, फिर यहाँ से धुआं निकल जाता है। तो इस टाइप से घटनाएं हम लोग देखने को मिलती है। तो ये जो है हम लोग देख लिए, मतलब ये अगर ज़मीन है, ज़मीन के नीचे वाला क्षेत्र है, वहाँ पे माइनिंग किया गया। माइनिंग करने के बाद अगर इसको बंद नहीं करते हैं, इसको मतलब इसको भरपाई नहीं करते हैं, तो यहाँ जो खाली रहता है यहाँ से कोई ऊपर से अगर ज़्यादा फोर्स आता है तो ये नीचे चला जाता है और ये वाला क्षेत्र से फिर धुआं निकलने आता है, जो न्यूज़ में देखने को मिलता है कभी कभी। तो समझ में आ गया होगा कि माइनिंग में कैसे दुर्घटनाएँ होती है। तो माइनिंग से संबंधित कुछ तथ्य है उसको भी लिख लेते हैं। तो जो खनन दुर्घटना अगर हम लोग देखें झरिया में, झरिया खान में 1880 तक, मतलब ब्रिटिश काल से, दिख रहे हैं ना, 1880 के दशक से ही यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब आग जल रहा है, आग लगा है। कहाँ पे आग लगा है? कहाँ पे? माइंस में, झरिया माइंस में, और रामगढ़ माइंस में भी आग लगा हुआ है। तो ये सब खनन दुर्घटना, इसको रोकने के लिए वही करना होगा कि यहाँ जो माइनिंग है उसको पूरी तरह से पैक कर दिया जाए, पानी अंदर जाने ना दें, इस कुछ व्यवस्था करना है, पानी अंदर ना जाए। तो इससे क्या होगा, जो खनन से संबंधित घटनाएं हैं वो कम देखने को मिलेगी। तो फिर हम लोग देख लिए खनन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं लाइटनिंग के बारे में। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं तड़ित जो लाइटिंग होता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड में लाइटिंग का भी प्रभाव देखने को मिलता है। हर साल लगभग 100 के आसपास लोग मरते हैं, इसमें मतलब मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। ये असमय या असामयिक मृत्यु होती है, जिसको मतलब एक प्राकृतिक रूप से जब बादलों के बीच जब टकराहट होती है तो उसके कारण जो बिजली क्रिएट होता है, और वही बिजली जब ज़मीन में आता है, मान के चलिए अगर ये दो बादल है, ठीक, और इधर से दो बादल है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ये यहाँ पे टक्कर खाते हैं। टक्कर के बाद ऐसे जो बिजली निकलती है इसी को हम लोग तड़ित या बिजली कहते हैं। और यहाँ पे अगर कोई आदमी रहता है तो क्या होता है, उससे डायरेक्ट लग जाता है, एक्सपायर होता है, और कभी कभी जिंदा भी बच जाते हैं। तो ये सब जो तड़ित है ये क्या है, झारखंड में एक आपदा के रूप में हो चुका है, क्योंकि हर साल लगभग इसमें
100 के आसपास या 50-60 मान के चले हर साल इनमें मृत्यु हो रही है। और इनका जो मेन है झारखंड में ये 9 जिलों में है। हालांकि हर जिलों में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से 9 जिलों में है। तो इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बस इससे सजग यही रहना है कि जब बारिश हो तो क्या करें कि जो वृक्ष है, बड़े वृक्ष के पीछे या जो भी है उस वृक्ष के पीछे न रहें। अगर कहीं आप गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो कार को एकदम पूरा पैक करके शीशा से बंद करके आराम से कार में ही रहें तो सुरक्षित माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप खुले मैदान में हैं तो खुले मैदान में रहिए, लेकिन आप कहीं बड़े वृक्ष के नीचे ना जाएं, कहीं इलेक्ट्रिक पोल है तो वह सब के टावर के नीचे ना रहें। ये सब इसका कुछ उपाय है जो हम लोग करना चाहिए। साथ ही झारखंड सरकार या जो भी गवर्नमेंट स्कूल में देखा जाता है कि त्वरित चालक लगाया जाता है। कोई बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग के कोने में इस टाइप से ये रहता है, तो ये त्वरित चालक है, ये बहुत कारगर साबित होता है। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास के रेंज को ये अपने और खींच के मतलब वहाँ ज़मीन में गिरने नहीं देता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में जितनी भी सरकारी स्कूल में हैं ऑलमोस्ट इसको चोरी कर देते हैं लोग, और चोरी करते हैं। इसका भुगतान किसको करना पड़ता है? उन्हीं गाँव के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। अगर मान के चले अगर कोई स्कूल है, स्कूल परिसर में, अगर ये स्कूल मान के चले स्कूल परिसर है, ये इतना बड़ा गांव है और स्कूल परिसर में ये टावर रखा दिया है त्वरित चालक जो यहाँ रखा गया है, अगर इसको यहाँ है तो यहाँ पे कोई घर है, यहाँ इस आसपास में अगर कोई घर है, अगर बिजली अगर यहाँ गिरने वाली रहती है, लेकिन वो क्या करेगा, वो इधर खींच लेगा। कौन? त्वरित चालक ने अपने और खींच लेगा। तो क्या होगा, एक जीवन कम से कम तो बचेगा। लेकिन गांव में या जागरूकता की कमी के कारण या क्या सोचे पता नहीं कि वो लोग इसको चोरी कर लेते हैं, और चोरी करके जो तांबा का तार रहता है उसको बेच देते हैं। तो उसमें मुश्किल यही है कि एक जो सरकार बना रही है या सरकार जो दे रही है उसको सही से रख नहीं पाने के कारण एक जो जिनका मतलब नहीं मरने का टाइम है फिर भी उनका मृत्यु हो जाती है उसके कारण। तो उसको जो सरकार दे रही है उसको कोशिश करने की हम लोग को ये जागरूक बना के रखना है कि हर स्कूल में या हर बड़े बड़े बिल्डिंग में ये त्वरित चालक लगाया जाए, ताकि जो इस टाइप से आपातकालीन जो घटनाएं हैं, आपदा हैं, उसको रोका जा सके। तो इसको इसलिए सरकार की मंशा सही है, लेकिन क्या करें, जागरूक की कमी है, इसके वजह से बाकी आम जनता इसको भुगतना पड़ता है। तो ये उपाय हम लोग देख लिए त्वरित के बारे में। अब हम लोग देखते हैं हाथियों का आक्रमण। हाथियों का आक्रमण अभी आने मतलब हाथियों का आक्रमण जो अभी हो रहा है ये हाल फिलहाल में मान के चलिए 3-4 साल पहले से शुरू हो गया है। जैसे अगर आप दालमा क्षेत्र हुआ, दालमा पहाड़ क्षेत्र हुआ, सरंडा क्षेत्र हुआ, या फिर पलामू या दुमका क्षेत्र, ये सब में हाथियों का आक्रमण लगातार आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि कहीं अभी 50 हाथियों का झुंड निकला है, तो कहीं देखते हैं कि किसी एक हाथी ने एक बच्चे को जान से मार देता है। तो ये सब न्यूज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो आखिर हाथियों का आक्रमण पहले क्यों नहीं होता था और अभी क्यों हो रहा है? इसका भी तो कुछ कारण होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले हाथी नहीं थे, पहले भी हाथी थे और पहले इससे ज़्यादा हाथी थे, लेकिन उस टाइम आक्रमण क्यों नहीं होता था मानवों पर? क्यों नहीं होता था? क्यों लोगों की जान नहीं लेती थी उस टाइम हाथी? एक्चुअली अभी हम लोग देखें हाथियों के जो अपना आवास है वहाँ हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ हम लोग टूरिज्म बना रहे हैं, वो लोग के घर तक हम लोग जा रहे हैं। अगर ये हाथी का अपना एरिया है और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानवीय गतिविधि करेंगे, यहाँ हम लोग माइनिंग करेंगे, यहाँ की जंगल को हम लोग आग लगा देंगे, तो आग लगाएंगे, टूरिज्म ये करेंगे, तो क्या होगा, हाथी यहाँ से निकलेगा ना, और निकलेगा तो कहाँ, ह्यूमन के यहाँ जो मानव है वहाँ आएगा, मानव बस्ती में आएगा ना। तो मानव बस्ती और जब ये दोनों का एक दूसरे से जब कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, चूँकि ये बड़ा जानवर है तो जाहिर सी बात है उनके अगर एक बार सूंड में आ गया तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो इस टाइप से जो घटनाएं घट रही हाथी के आक्रमण, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि जो उनके जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे कम से कम अतिक्रमण करना है, जंगल को संरक्षण करना है, ताकि हाथी अपने क्षेत्र में ही रहे और इंसान भी अपने क्षेत्र में रहे।
माइनिंग को कंट्रोल करना है, माइनिंग को अपना एक बफर जोन बना के रख देना है ताकि उस क्षेत्र वो लोग के लिए, हाथियों के लिए या जितने भी जानवर हैं वो लोग के लिए सुरक्षित रहे। इससे दो फायदा है, एक तो जैव विविधता का संरक्षण होगा, दूसरा जो आम आदमी या आम जनता है वो लोग के भी जीवन में भय या डर नहीं रहेगा। अगर हाथी आता है तो वहाँ पहले जो सब्जी या जो चावल या जो भी खेती होती थी वो ठीक ठाक तरीके से होती थी, लेकिन अब जब से हाथी किसी क्षेत्र में बार बार आएगा तो वहाँ का लोग क्या करें, डरे से हमें हुए रहेंगे। तो ऐसे में जो कृषि उत्पादन या जो भी दैनिक गतिविधियाँ हैं वो भी बाधित होने की संभावनाएं प्रबल रूप से बढ़ जाती है। तो ये सब को रोकने के लिए भी ध्यान देना है। और हाथियों का आक्रमण अभी एक आपदा के रूप में ले चुका है। हालांकि एक राजकीय पशु है तो इनको भी संरक्षण देना चाहिए, ये लोग को भी, तो ये जरूरी है। अभी इसमें देखना है कि जो हाथियों का आक्रमण हो रहा है तो इसको अगर बाकी और कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं उसको हम लोग को देखना है। रोकने के अगर उसके उपाय हम लोग देखते हैं, रोकने के उपाय अभी भारत सरकार ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत ने अभी नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब हम लोग का मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, उधर भी हाथियों की संख्या ज़्यादा है। और हाथियों की संख्या आए दिन रेल के पटरी में आ जाते थे, जिसके कारण हाथियों की मृत्यु हो जाती थी। तो सरकार ने सोचा इनके लिए उपाय क्या है, तो सरकार ने ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड में क्या कर दिए हैं, ये जो रेल पटरी है दोनों साइड में किसका, मधुमक्खी का यहाँ पे क्या करने, पालन करना शुरू कर दिया। मधुमक्खी के पालन करने से उनकी जो आवाज़ है, आवाज़ से हाथी नहीं आते इधर। मतलब अगर हाथी का आक्रमण को रोकना है तो आसपास, घर के आसपास क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन कीजिएगा तो हाथी यहाँ करीब नहीं आएगा। तो इससे भी मतलब इसमें दो फायदा है, एक तो हाथी के आने से जो जान माल की जो हानि होती है उसको रोक पाएंगे, दूसरा है कि इसमें आपके शहद का भी इसमें उत्पादन होगा, शहद उत्पादन, जिसको मीठी क्रांति भी कहा जाता है। अभी मीठी क्रांति नाम दिया गया। तो ये समझ में आ गई कि अगर हाथी के आक्रमण को अगर रोकना है तो हम लोग मधुमक्खी का पालन करके भी हाथी के जो उत्पाद है उसको रोक सकते हैं, मधुमक्खी का पालन करके। अब ये तो देखें साइंटिफिक, बाकी और भी जैसे कि गांव घर में उसमें मिर्च जलाते हैं, तो कहीं जो टायर होते हैं उसको जला के आग दिखा के या फिर बम वो सब फोड़ के इसको भगाते हैं, ढोल नगाड़ा लेके भगाते हैं। और हाथियों का और एक चीज़ है, जैसे कि हम लोग बचपन में सुने होंगे कि हाथियों को गाली नहीं देना या कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि वो लोग सुन लेते हैं। जाहिर सी बात है, वो लोग के उतने बड़े जो कान हैं उसके कारण सुन लेते हैं। तो एक्चुअली वो लोग का जो हवाएं, अगर हाथी इधर हैं और इधर इंसान है, तो इधर से अगर हवाएं जा रही है हाथी की ओर तो जाहिर सी बात है हाथी को तुरंत पता चल जाता है कि इधर इंसान है। तो इसलिए कोशिश करना होता है कि जिधर से हवाएं आ रही है, मतलब हाथी के ऑपोजिट से हवा को ये करना है। मतलब अगर ये हाथी है तो इधर से इंसान की ओर से हाथी की ओर हवा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इधर से हवा आ जाए तो अच्छा है। मतलब जो इंसान से टच होते हुए हवाएं हाथी तक ना आए, क्योंकि उनके पास सूंघने की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा है। तो ये हम लोग एक देख लिए। दूसरा है कि हाथी का जो गर्दन बहुत बड़ा होता है, हाथी का गर्दन बहुत बड़ा होने के कारण वो तुरंत मूव नहीं कर पाता है। तो अगर बाई चांस आमने सामने हो गए तो क्या करना है कि सीधा रनिंग नहीं भागना है, बल्कि इस टाइप से सर पकड़ भागिए, कहीं इधर उधर भागिए। तो क्या होगा कि इससे हाथी से मतलब हम लोग सुरक्षित मतलब तत्काल हम लोग महसूस कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें हाथियों की सुरक्षा के लिए, अगर हाथी इस टाइप से अगर मान के चलिए जगह है, हाथी को ऊपर उठने में आसानी होगी। तो इसका मतलब है अगर हाथी दौड़ाने जा रहे हैं तो अगर हाथी आपको भागा रहे हैं तो ऊपर साइड नहीं जाना है, बल्कि किधर जाना है, इस टाइप से। अगर डाउनवर्ड कहीं अगर नीचे जगह है तो आप नीचे साइड भागिए,
नीचे साइड भागिए तो क्या होगा, हाथी नीचे साइड उतना जल्दी भाग नहीं पाता है जितना एलिफेंट जितना ऊपर जल्दी जा पाएगा उतना वो नीचे नहीं आ पाता है। तो इंसान है तो आप नीचे भागने की कोशिश कीजिए। तो ये होगा। एक है कि इधर सीधा ना दौड़ के इधर उधर होकर दौड़े। तो ये सब कुछ है जो मतलब अगर बाई चांस कहीं मिल जाए तो उससे हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं अपने आप को। साथ ही अगर हाथी का आँख बहुत छोटा है ना, छोटा रहता है। तो जब आँख छोटे रहते हैं तो वो अगर आपके पास आप कहीं फंस गए हैं ऐसे मोड़ पे, तो आपके पास अगर कोई कपड़ा है या कोई गामछा है, अगर आपने साथ रखिए और उसको उनके साइड फेंकिए या फिर उनको दिखाते हुए कहीं इधर उधर फेंक दीजिए। तो और उनको जैसे देखेगा तो कपड़े पे वो कपड़े को मारने में लगा रहेगा हाथी और आप निकल सकते हैं बाहर। तो वहाँ से आप अपना जान बचा सकते हैं। तो ये सब कुछ उपाय है। तो ये सब अगर कभी हाथियों का आक्रमण हो रहा है तो हम लोग को खुद को इस टाइप से रेडी रहना है कि अगर इस टाइप अचानक अगर भेंट हो गया कहीं तो क्या क्या करना है। तो पहला है कि पहले तो मधुमक्खी पालन बहुत बेस्ट है। ये मतलब साबित हो चुका है कि जहाँ मधुमक्खी हैं वहाँ पे हाथी नहीं आएंगे, ये है। दूसरा है, अगर आपको दौड़ा रहे हैं तो आप सीधा फॉरवर्ड ना दौड़ के थोड़ा सर्पिकल दौड़ लिए। तीसरा है कि अगर आपको पीछे हाथी है तो आप ऊंचे साइड की ओर मत भागिए बल्कि नीचे साइड जो डाउनवर्ड है उधर भागिए। अगर आपके पास कोई कपड़ा वगैरह है तो उनके साइड फेंकिए और आप वहाँ से चुपके से निकल जाइए। तो ये सब कुछ उपाय है। अभी हम लोग भूकंप के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे कि हम लोग चर्चा किए अभी थोड़ी देर पहले कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है, इधर गंगा नदी वाला क्षेत्र है। जब हिमालय का उत्थान हुआ तब ये सब क्षेत्र का निर्माण होता है इधर। लेकिन ये सब ज़्यादातर क्षेत्र क्या है, ये सब हम लोग का क्या है, आर्कियन क्षेत्र है। तो भूकंप जो सर्वाधिक मात्रा हम लोग को प्रभावित करती है ये हम लोग का ये वाला कौन सा क्षेत्र होगा, ये नॉर्थ और इधर पूर्व है तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। झारखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित है और उसमें से भी मेनली कौन सा, गोड्डा और साहेबगंज। तो भूकंप को एक्चुअली भारत में भूकंप का जो मापी जाती है यहाँ पे 4 है, 2, 3, 4 और 5। तो 5 जोन में भारत में मापी जाती है और भारत में 5 है। लेकिन झारखंड में कितना है, झारखंड में दूसरा, तीसरा और चौथा वाला जो है ये सर्वाधिक मतलब क्या बोलेंगे, अधिक होता है, प्रभावशाली होता है। और 5वां इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसमें 2 जिला है, इसमें 2 जिला कौन कौन से, साहेबगंज और नॉर्थ मतलब उत्तरी साहेबगंज और गोड्डा। तो मेनली यही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये देख लिए गोड्डा और साहेबगंज का जो 4 में है, 2 जो है ये सबसे कम प्रभावित होता है, कम प्रभावित, और चौथा होगा सर्वाधिक, अधिक प्रभावित लिखते हैं इसको अधिक, और 5वां जो होता है वो सर्वाधिक होता है। तो इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखे कि जो प्राकृतिक आपदाएं या मानव जनित जो आपदाएं हैं उसको देखें, उसके कारण को देखें और उसको कुछ उपाय देखें कि अगर कुछ आपदाएं हो रही तो उसमें कैसे हम लोग टैकल करेंगे। तो इसमें देख लिया आज के इस वीडियो में इतना ही। और कल के जो वीडियो में जो हम लोग का आने वाले हैं, कल वाला लेक्चर, उसमें हम लोग झारखंड में जो आपदा प्रबंधन, आज हम लोग सिर्फ आपदा देखें, कल हम लोग इसको मैनेज करेंगे कि कैसे प्रबंधन कर रही है झारखंड सरकार या झारखंड सरकार से मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट या आम आदमी कैसे इसको जागरूक होकर इसको प्रबंधन कर रहे हैं, ये हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और कंटेंट में या समझाने में अगर सही समझ में आ रहा है तो बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।